हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyarthi.in। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है। ये बेसिकली चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, इसलिए बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ना चाह रहे हो और वो इंग्लिश में है और आपको कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है या ऑफकोर्स आपके हिंदी मीडियम में अलग वर्ड्स हैं, सो इस इंट्रोडक्शन की हेल्प से इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको शायद समझ ना आ रहे हो एक्सरसाइज में, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और वंस आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा तो वो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तुलना का मतलब सबको पता है, जब हम एक चीज को दूसरी चीज से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं तुलना करना। ठीक है, राशियां होता है नंबर्स या कोई क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जैसे कि अगर आपको कोई चीज दे रखी है जो रुपए में है, उसको पैसे में बदल रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदल रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं पर गलतियां हो जाती है क्योंकि हमें याद नहीं रहता 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। सो उसके लिए देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, अब इसी को अगर आप इंग्लिश में लाइन याद कर सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन अगर इसको हिंदी में करना है तो हमने ऐसे ही इसकी एक लाइन बनाई थी, क्या हुआ डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। सो अगर आप ये लाइन याद कर सकते हो, ये आपको ज्यादा इजी लगती है तो आप ये याद कर लो। बेसिकली हमें ये फर्स्ट लेटर्स चाहिए होते हैं, जिससे हमारा K स्टैंड्स फॉर किलो, H स्टैंड्स फॉर हेक्टा, D स्टैंड्स फॉर डेका, M स्टैंड्स फॉर मीटर, ग्राम, लीटर, सब माना जाएगा इसमें। D स्टैंड्स फॉर अगेन वाला जो दूसरा वाला D है वो है डेसी के लिए, C फॉर सेंटी एंड M फॉर मिली। यहाँ पे कंफ्यूजन में ये रखना है, पहले 2 बार डी आएगा आपके पास, तो पहले वाला डी इज फॉर डेका। कैसे याद रहेगा, ऊपर हेक्टा गया, हेक्टा डेका साथ में, देन डेसी सेंटीमीटर मिलीमीटर, सॉरी। सो डी दूसरा वाला डेसी के लिए है। नाउ अब यहाँ पे इन सब में 10 का डिफरेंस होता है। ऑल्सो इफ आई अंडरलाइन दिस, किलो बहुत कॉमन है, मीटर बहुत कॉमन है, मीटर ग्राम लीटर कुछ भी हो जाए, सेंटी बहुत कॉमन है, मिली बहुत कॉमन है। सो ये जो मैंने अंडरलाइन करे दे आर द मोस्ट कॉमन वन, ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। अब देखो इनमें जैसा मैंने आपको बताया 10 का डिफरेंस है। सो इससे आपको एक चीज पता चलेगी, अगर मुझे लिखना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, एक चीज तो ये भी देखनी है, जो जितना इस लिस्ट में ऊपर है वो उतना बड़ा है। जैसे किलो सबसे बड़ा है, हेक्टा उससे छोटा। ऐसे अगर हम यहाँ पे मीटर और सेंटी की बात करें तो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। सो अब मैं कह रही हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे। सो जैसा कि हमने बात करी कि इनमें 10 का गैप है, सो 1 लिख दो किलो के आगे और फिर 0 लगाना स्टार्ट करो। मीटर पे पहुंच गए, कितनी 0 हो गई, 1 के साथ 1 2 3, मतलब ये कितना बना 1000। सो मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। फिर से अगर मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ लिख दो 1, अगला 0, कितना बना 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, मीटर में मिलीमीटर पूछ रही हूँ या फिर इसको कर देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो हमें इसको मैं रब करती हूँ। अब हमें क्या करना है, मीटर पूछा है तो मीटर के आगे 1 लिख दो और कहां तक जाना है, सेंटीमीटर तक 0 लगाते हुए, क्या बना 100, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज जो हम बड़े और छोटे की बात कर रहे थे, जब भी आप बड़े नंबर से, मतलब कि किसी बड़ी चीज से, मतलब यहाँ पे जैसे किलो बड़ा है, बड़े से छोटे पे जा रहे हो, सो बड़े से अगर आप छोटे पे जा रहे हो तो हम गुणा करते हैं। गुणा मतलब ये बड़े से
छोटे पे गए तो गुना होगा, मतलब ये 1000 गुना होगा। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम देखेंगे, पर ये याद रखना है बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो गुणा करते हैं। इसी तरह से अगर छोटे से बड़े पे आ रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो हम इसको भाग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बड़े से छोटे पे गुणा होता है, छोटे से बड़े पे भाग होता है। अब किस तरह से इस्तेमाल होगा वो हम देखते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। अब अगर आपके पास प्रश्न इस प्रकार से आता है कि आपको दे रखा है कि बताओ 5 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। अब हमसे कितना पूछा है, 5 किलोमीटर। पहले हम देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आज फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आपको देखना है 5 में कितने हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो मतलब 5 को गुणा कर दो 1000 से, आ गया 5000। समझ में आया गुणा का मतलब, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो गुणा करते हैं। इसी तरह से अगर पूछ ले 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, तो पहले देखेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है। सेंटीमीटर है यहाँ पे और मिलीमीटर यहाँ पे 10, सो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। 7 सेंटीमीटर में हो जाएंगे, 7 को गुणा कर दो 10 से, मतलब 70। समझ में आया। तो अब ये तो बात हो गई जब हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी चीज को मैं कर दूं कि ये बताओ कि 50 मीटर में कितने किलोमीटर हैं। अब छोटा है, मीटर किलोमीटर से छोटा है, तो आपको छोटे से बड़े पे आना है। तो मैंने जैसा बताया छोटे से बड़े पे आते हैं तो भाग करते हैं। अब जब यहाँ किलोमीटर होता है वहां मीटर होता है, तो हम देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर है। सो किलोमीटर और मीटर का गैप 1000 ही लगेगा, लेकिन छोटे से बड़े पे है तो इसको हम लिखेंगे 1/1000। समझ में आया। तो ये जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, उसी तरह से 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। और यही सबके साथ चलेगा। अगर हम कहें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ऊपर वाले को बदल के देखते हैं। 50 मीटर में पूछा है कितने किलोमीटर होंगे, तो पहले हमने लिख लिया कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो अब बताओ 50 में कितने होंगे, तो यहाँ पे हमें भाग करना होता है, मतलब ये बटे में हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसको काट दिया, ये आएगा 1/20 आ गया, तो 1/20। समझ में आया। या इसको अगर आपके पास ये है 50/1000, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 0.0। यहाँ पे इसके बाद 3 नंबर आने चाहिए, 3 अंक आने चाहिए, तो 3 अंक का ये बन जाएगा 0.05। तो इसको आप 0.05 किलोमीटर भी लिख सकते हो। समझ में आया। अब ये बदलने के लिए किसी तरह से भी आ सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर को मीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, किसी भी तरह से आ सकता है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान है। अब इसके बाद आती है बात पैसों की। पैसों की बात आती है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास दे रखा है 10 रुपए, इसको बदलना है आपको पैसे में, तो इसके लिए बस आपको एक याद रखना है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपए में कितने पैसे होंगे, 10 को 100 से गुणा कर दो, हमारे पास क्या आएगा 1000। यहां पे भी सेम चलेगा। अगर आपको दे दिया कि 100 पैसे में, इसको 1000 कर देते हैं, 1000 पैसे में कितने रुपए हैं। अगर उल्टा आ गया तो देखो छोटे से बड़े पे जाना है,
तो इस 1000, अभी हमने क्या देखा था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। तो इसको हमने गुणा करना है, सॉरी भाग करना है 100 से। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या बचा 10। तो हम चाहे 10 रुपए से 1000 पैसे में पहुंचे या 1000 पैसे को इसमें करें, बराबर ही आएगा। समझ में आ गया? ये हो गई पैसों वाले की बात। अब आते हैं एक और चीज की, वो है समय। अब समय में हमें पता हो है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हमें पता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको पूछ रहे हैं 4 घंटे को बदल दो, कितने मिनट में होगा ये। ठीक है, तो 4 को हम कर देंगे 60 से गुणा। इसी तरह से मिनट में दे दिया उसको सेकंड में बदलो, या मिनट में दे दिया उसको आवर में बदलो। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे सीखा है सेम वही चीज करनी है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक तरह के क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा आएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 10 पेन खरीदे मैंने और उन 10 पेनों का जो प्राइस है, मतलब जो उसका मूल्य है, वो है 90 रुपए। ठीक है, 10 पेन 90 रुपए के आए और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मुझे 15 पेन खरीदने हैं तो वो कितने रुपए के आएंगे। क्वेश्चन समझो, मैंने आपको बता दिया कि मैंने 10 पेन 90 रुपए के खरीदे हैं, 15 पेन कितने रुपए के आएंगे। अब ऐसे कैलकुलेट करना, इसका आंसर निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह आपको बता देती कि एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि एक पेन 10 रुपए का है, तो क्या अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 पेन कितने के आएंगे तो आप बता पाओगे। अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 15 पेन 15 इंटू 10 कर दो। अब दुकान पे जाओगे, वो बोलेगा ये पेन 10 रुपए का है, आपको 5 पेन लेने हैं, तो आप कितने दोगे, 50 रुपए। 5 इंटू 10 कर दोगे। इसी तरह से 15 पेन लेने हैं तो 15 इंटू 10 कर दोगे, मतलब 150 रुपए की। तो यहाँ पे मतलब है कि अगर मेरे पास इससे एक पेन क्या आ जाए कि एक पेन कितने का है, तो मैं 15 पेन निकाल सकती हूँ। इसी तरह से ऐसे सारे प्रश्न आप हल करोगे। अगर आपके पास इस तरह के प्रश्न आते हैं कि किसी इतने चीज का जो मूल्य है वो इतना है और इतने का बताओ, तो हमेशा सबसे पहले एक का निकालोगे। जैसे यहाँ पे 10 पेन का दे रखा है, तो हम एक पेन का निकालेंगे। तो अब अगर मुझे एक पेन का निकालना है, 10 पेन का दे रखा है, एक पेन का निकालना है, 10 का दिया हुआ है, एक का निकालना है, तो ज्यादा से कम का निकालना है। ज्यादा चीज गिवन है, कम निकालनी है, तो हम भाग करेंगे। मतलब कि आप भाग किसको करोगे, 90 को 10 से भाग कर दो। अगर इस 90 को मैं 10 से भाग करूंगी तो मेरे पास एक पेन आ जाएगा, कितने रुपए का है, तो ये काटेंगे, मेरे पास आया 9, तो मतलब एक पेन 9 रुपए का है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेन 9 रुपए का है, तो 15 पेन कैसे निकालोगे। अभी हमने देखा एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा किसको करोगे, कितने पेनों का निकालना है, 15 पेनों का। एक पेन कितने का है, 9 रुपए का, तो 15 को 9 से भाग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 135, मतलब 135 रुपए के 15 पेन आएंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसे दे रखा है कि इतनी चीज का मूल्य ये है, इतनी का निकालो, तो पहले एक का निकालोगे, फिर ज्यादा का। ठीक है, सो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का साइन ये होता है, इसका ये चिन्ह है, ये हमें पता है। प्रतिशत हमने बहुत ज्यादा सुना होगा, खासकर जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसके 80% नंबर आए, मतलब कि यहाँ पे हम प्रतिशत यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं किसी की आबादी की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ना, यहाँ की जनसंख्या इतने प्रतिशत है, या इतने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, इतने प्रतिशत बिना पढ़े लिखे लोग हैं। सो इस तरह से हम बहुत जगह पे प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमें बात करनी है कि अगर आपके पास भिन्न दे रखा है, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलोगे।
जैसे कि अगर मेरे पास है 1/4 या इस तरह का कोई भी मेरे पास भिन्न है, अगर आपको प्रश्न में दिया है कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो बहुत आसान है, आपको इसका भाग कर देना है 100 से। समझ में आया क्या करना है? अगर आपको कोई भिन्न दे रखा है उसको प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको भाग कर दोगे 100 से। अब इसको देखो, ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 25%, ठीक है ना। तो मतलब कि भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया। इसी तरह से होता है दशमलव। दशमलव अगर मेरे को दे रखा है ये, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो सेम वही चीज करोगे, 100 से भाग कर दोगे। तो अगर मैं इसको भाग करूंगी 100 से, यहाँ पे ये हटा सकते हैं, बिंदु हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, ये कट गया, ये आ गया 120%। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, भिन्न को या दशमलव को प्रतिशत में बदलो। ऐसे ही अब इसका उल्टा होगा, प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव में बदलना है, तो देखते हैं वो कैसे करती है। अब हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत दे रखा है आपको, उसको भिन्न या दशमलव में बदलना है। तो मान लो हमें दे रखा है 12% और इस 12% को आपको भिन्न में बदलना है। अभी हमने देखा जब हम भिन्न को या दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं किससे? 100 से। अब आपको उल्टा जाना है तो आपको भाग करना पड़ेगा 100 से। मतलब अगर आपके पास 12% है तो इसको आप कर दोगे 12 और इसको भाग कर दोगे 100 से, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ये आएगा 2 से कर देते हैं, ये आएगा 6, ये आया 50, फिर से करेंगे, ये आया 3, ये आया 25, तो मेरे पास आ गया 3/25। 3/25 मतलब ये इसका भिन्न में बदल दिया हमने, ठीक है, भिन्न में आ गया ना। इसी तरह से अगर इसको दशमलव में बदलना होता तो फिर से 12 को भाग करो 100 से। अब यहाँ नीचे 2 0 है तो ये बन जाएगा 0.12, तो ये हो गया दशमलव में। अगर आप इसको भाग करते, जैसे 25 को अगर आप भाग करते 3 से, तब भी आपके पास यही आता, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि इस प्रकार के अगर आपके पास प्रश्न आएंगे कि आपको प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में करना है या भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में करना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आते हैं, हमारे पास इस तरह के प्रश्न आएंगे कि आपको दे रखा होगा 250 का 20% निकालो। तो यहाँ पे हमें 250 का 20% निकालना है। कैसे करेंगे? 250 ऐसे लिख दो, का की जगह हम कर रहे हैं भाग। 250 को भाग करना है किससे? 20% से। 20% का क्या मतलब है? 20 और यहाँ पे प्रतिशत है, हमें इसे बदलना है अगर भिन्न से। अब मैं अगर 250 को 20% लिख दूं तो इसको भाग करना तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको भिन्न में बदल दूं तो हम भाग कर सकते हैं। तो 20% का भिन्न क्या होगा? 20/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/100, ठीक है। तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, मतलब 250 का 20% 50 है। ये आपने सुना होगा, जैसे अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहां पे होता है ना डिस्काउंट मिलेगा, इतना प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा, होता है ना 20% ऑफ, ऐसे। तो ये बेसिकली यही चीज होती है कि 250 रुपए की चीज है, उस पे आपको 20% छूट मिल रही है। तो 20% मतलब 50 रुपए छूट मिल रही है, तो वो 250 की चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है। समझ में आया? ये भी हमने बहुत देखे, 20% छूट लगी हुई है, कहीं 50% लगी हुई है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसी का ही एक और तरह से आता है, इसको यहीं लिख लेते हैं। अगर मैं लिखूं, प्रश्न लिख रही हूं मैं एक तरह से यहाँ पे, किसका 5% 600 है। अब प्रश्न को अच्छे से समझो, यहाँ पे दे रखा है कि किसका 5% 600 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 600 का 5% निकालना है। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो कि 600 का 5% निकालना है तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न को पढ़ो अच्छे से
किसका 5% 600 है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहती किसका 20% 50 है। अब आप देख रहे हो उत्तर दे रखा है और पूछा है कि किसका है ये, तो ये 250 का है। ऐसे ही यहाँ पे हमें निकालना है कि किसका 5% 600 है। अब मान लो कि यहाँ पे जो हमें तो पता नहीं है किसका है, तो वो मैंने ले लिया कि ये x हो गया कि x का 5% 600 है, तो ये हो गया x का 5%, फिर भिन्न में लिख दिया x का 5% 600 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे x के साथ हमें ये निकालना है x, ये यहाँ पे भाग सॉरी गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। अब बटे में ये आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा इस तरह से। अब इसको काट देते हैं, ये आएगा 20, 6 को 2 से करोगे 12 और फिर 3, मतलब 12,000 का 5% 600 है। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि आपसे किसी का पूछा है या ये पूछा है कि किसका इतना होगा। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न हमारे पास आते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जो है अनुपातों को प्रतिशत में बदलना। अब अगर आपके पास अभी हमने देखा भिन्न को दशमलव को हमने प्रतिशत में बदला था, अब आपके पास अगर अनुपात दे रखा है तो उसको आप प्रतिशत में कैसे बदलोगे। जैसे अगर आपको दे रखा है 3:1, ये दे रखा है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदल देंगे। भिन्न में कैसे, अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है तो ये होगा 3/4 और ये होगा 1/4। अब ये 4 कहाँ से आया, वैसे तो आपको पता होगा, नहीं समझ आया तो 3 ये रहा, 3 जमा 1 4, फिर यहाँ का 1 और 3 जमा 1 4। अब इस 3/4 को और 1/4 को आप प्रतिशत में बदल सकते हो। कैसे, 3/4 है, इसको भाग कर दो 100 से, इस तरह से हम बदलते हैं प्रतिशत में। तो ये आ जाएगा 25, 25 को 3 से करेंगे, 5 को 3 से किया 15, 3 को 2 से किया 6 7, तो ये आ गया 75%। और उसके बाद 1/4 है, इसको भी 100 से कर देंगे, ये आया 25, तो ये आ गया 25%, मतलब ये हो गया 75% और साथ में अनुपात 25%। ठीक है, अब जैसे मान लो ये किसी चीज का ये इन्होंने अनुपात दे रखा था कि इतने बच्चे पास हुए, इतने फेल हुए, तो ये यहाँ पे आगे कि इतने प्रतिशत बच्चे पास हुए और इतने प्रतिशत बच्चे फेल हुए। समझ में आया। तो इस तरह से अगर आपको अनुपातों को करना है प्रतिशत में, तो आप पहले उन्हें भिन्न में करोगे और फिर अलग अलग दोनों को करके इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब हमारा अगला टॉपिक है मूल्य। तो हम यहाँ पे मूल्य की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज आपके पास होती है क्रय मूल्य। सो देखो, इसके बेस आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ आ गया तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं कोई सामान बेच रही हूँ। अब अगर मुझे कोई सामान बेचना है तो मुझे भी कहीं से खरीदना पड़ेगा, या तो मैं बना रही हूँ वो सामान या मैं कहीं से खरीद रही हूँ। तो अगर मैं दुकानदार हूँ तो मैं खुद तो सामान बनाऊंगी नहीं, मैं कहीं से खरीद के लाऊंगी तभी आगे बेचूंगी। तो अब जैसे कि मान लेते हैं मैं ये मार्कर को बेच रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मान लो कि मैंने ये मार्कर जहां से खरीदा, 10 रुपए का ये मार्कर मैंने खरीदा, हो सकता है आगे मैं इसे 15 रुपए या 20 रुपए में बेच दूं। तो मैंने जिस पे खरीदा, जिस मूल्य पे मैंने इसे खरीदा, वो होगा क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे दुकानदार ने सामान खरीदा आगे बेचने के लिए, वो है क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, या अगर आप अपना शॉर्ट में लिखो तो आप इसको इस तरह से भी लिखते हो। ठीक है, तो ये है हमारा क्रय मूल्य। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, अब मैंने ये 10 रुपए का खरीदा, मैं इसे आगे 20 रुपए में, 25 रुपए में या 15 रुपए में बेच रही हूँ, तो वो हो गया मेरा विक्रय मूल्य, मतलब जितने पे मैंने इसको आगे बेचा, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के ही ऊपर आपके पास आता है लाभ और हानि। किस तरह से, अगर मैं बोलती हूं कि मेरा जो क्रय मूल्य है, मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से
कम है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये 10 रुपए का खरीदा और मैंने इसे 20 रुपए में बेचा, तो मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब मुझे लाभ होगी या हानि। अब अगर कोई चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी और आगे मैंने बेची, मैंने 10 रुपए दिए और ये चीज ले ली, ये चीज देके 20 रुपए मिले, तो मुझे यहाँ पे लाभ हुआ 10 रुपए का। तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो हमें लाभ होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, जैसे कि अगर मैंने ये 10 रुपए का खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, मैंने 10 रुपए दिए इसको खरीदने के लिए, लेकिन आगे मैंने 5 रुपए में बेच दिया, तो मुझे नुकसान हो गया 5 रुपए का, मतलब मुझे हानि हुई। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ होता है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हानि होती है। अब इसी तरह से आपको प्रश्न में लाभ निकालने को भी आ सकता है, हानि निकालने को भी आ सकता है, और एक चीज और इसके साथ आती है, वो होता है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रब कर रही हूं, वो होता है हमारा लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार से होता है हानि प्रतिशत। अब इसमें क्या होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को निकालना बहुत आसान है। इसको हम निकालते हैं, लाभ पहले लिख लो, जितने रुपए का लाभ हुआ है वो लिखा, बटे में आता है क्रय मूल्य, तो लाभ के बटे में लिखा क्रय मूल्य और उसको गुणा कर दिया 100 से। सो लाभ के बटे में लिखा क्रय मूल्य और उसको 100 से गुणा कर दिया, तो आपके पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इसी तरह से अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि को लिखा बटे में क्रय मूल्य और फिर उसको बटा कर हमने गुणा कर दिया 100 से। सो बस ये ध्यान रखना है कि दोनों के प्रतिशत निकालते हुए नीचे क्रय मूल्य ही आएगा। ये गलती हम कर देते हैं कि कभी किसी के नीचे हमने यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य लिखते हैं तो वो गलत होता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। इसी की तरह के आपके पास बड़े सारे प्रश्न आएंगे, ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जो हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है उधार। उधार क्या होता है हम सबको पता होगा। मान लो पर ये उधार जो है ये वो नहीं है जैसे दुकान पे हमने 10 रुपए उधार दे दिया, वो भी उधार ही होता है, पर हम उससे थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपको एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, अब गाड़ी लेने के लिए आप बैंक के पास जाते हो उधार लेने, वो उधार बोलते हैं लोन लेने जाते हो, तो उस उधार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसी भी चीज के लिए, घर बनाने के लिए, किसी भी और चीज के लिए अगर आप उधार ले रहे हो, आज के टाइम में आईफोन लेने के लिए अगर आप उधार ले रहे हो, तो उस उधार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब उस उधार के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 3-4 चीजें आती है। सबसे पहली चीज होती है मूलधन। अब एक बात बताओ, अगर आप कहीं से भी उधार लेने जाते हो, वो आपको उधार क्यों देगा? आप किसी के पास जाओ, कहो भाई 10,000 रुपए बैंक के पास जाओ, चाहे अपने किसी रिश्तेदार के पास जाओ, किसी दोस्त के पास जाओ और उससे कहो मुझे उधार पे 10,000 रुपए दे दे। चलो रिश्तों में तो शायद आपके रिश्ते अच्छे हो, पर अगर बैंक आपको उधार दे रहा है तो वो आपको 10,000 क्यों देगा? ऐसे तो हर कोई पहुंच जाएगा बैंक के पास कि लाओ पैसे दे दो। उधार वो इसलिए देता है क्योंकि आप उसको देते हो कुछ ब्याज। ठीक है, जैसे अगर मैं बैंक से आज 10,000 रुपए ले रही हूँ, तो अगर मैं उसको ब्याज के समेत लौटाऊंगी तो शायद उसे कुछ महीने बाद मुझे 15,000 लौटाने पड़े या कुछ साल बाद 20,000 लौटाने पड़े। तो जो मैं एक्स्ट्रा 10,000 ली उससे बढ़ के जो दे रही हूँ वो मेरा ब्याज होता है। सो यहाँ पे ऐसे अलग अलग चीजें हैं, उनको हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहले है मूलधन। मूलधन होता है, जैसे मैंने अभी जो आपको उदाहरण दिया उसमें 10,000 मूलधन है, मतलब जितने पैसे लिए वो हो गया मूलधन। ठीक है, इसके लिए हम P लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसके लिए P यूज होता है। उसके बाद है ब्याज। ब्याज होता है, जैसा भी हमने बात करी, जो एक्स्ट्रा पैसे मैं वापस कर रही हूँ वो होता है ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इसीलिए इसके लिए I यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है मिश्र धन। मिश्र धन हो गया इनको जमा करके, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया उसका देखते हैं। 10,000
मैंने किसी से उधार लिए, तो ये 10,000 मेरा मूलधन है। अब जब मैं लौटाऊंगी तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा लौटा रही हूँ, चाहे वो 4 साल बाद दे रही हूँ मैं, पर 5,000 एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो ये 5,000 ब्याज है। तो जब मैं पूरा मिश्र धन निकालूंगी तो मतलब 10,000 जमा 5,000, मतलब कि मिश्र धन हो गया 15,000। समझ में आया? इसमें ये जो मूलधन और मिश्र धन है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसे ध्यान रखना है। मूलधन है जितना पैसा लिया और मिश्र धन है जितना पैसा आप ब्याज के समेत लौटा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्याज की बात हुई थी, जैसे ये 5,000 रुपए ब्याज है। अब ये 5,000 का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे चाहे साल बाद दूं तब भी 5,000 दूंगी, अगर मैं उसे पैसे 5 साल बाद दे रही हूँ तब भी मैं उसको बस 5,000 दूंगी, कभी 20 साल बाद पैसे दे रही हूँ तब भी मैं उसे 5,000 दूंगी एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा ब्याज होता है ये हर महीने या हर वर्ष के हिसाब से लगता है। कभी कभी आपके पास प्रश्न आएंगे जिसमें आपको ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए हमारे पास होता है, इसको हम लिखते हैं P गुणा किया R से गुणा किया T से और बटे में 100। अब यहाँ पे ये जो आय है वो तो हमें पता है हम ब्याज निकाल रहे हैं। P हमारा क्या है, हमने बात करी थी, P है हमारा मूलधन। ठीक है, R होता है जिस दर पर पैसा आपको मिला। जैसे मैं कहूं कि मैं पैसा तो दे रही हूं पर 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से ब्याज लूंगी, तो ये जो 5% है ये मेरा दर हो गया। इसके बाद है टी होता है इंग्लिश में टाइम, मतलब कितने वर्ष के लिए या कितने महीनों के लिए पैसा दिया गया है, वो होता है टी। तो अगर आपको ब्याज निकालना है तो वो होता है PRT बटे में 100। समझ में आया? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। ये जो यहाँ पे टी है ना, ये ध्यान रखना, ये टी क्यों लगा, जैसे अभी हमने बात करी थी ना कि ब्याज हर महीने या हर साल होगा, इसीलिए कि 4 साल बाद दे रहे हो तो 4 साल का कितना ब्याज बना। समझ में आया? तो इस तरह के आपके पास बड़े सारे घुमा फिरा के प्रश्न होंगे। पर अगर आपको ये समझ आ गया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो फिर आप प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, लेकिन चाहिए मत, अभी मैंने एक चार्ट बनाया है। जैसे आपको पता है हम हर चैप्टर में एक चार्ट बनाते हैं जिसमें जो भी आपके इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइजेस में मैंने वर्ड्स यूज करे होंगे उसका हिंदी का मैं हिंदी में, आपकी बुक में हिंदी मीडियम में उस चीज को क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है। तो वो चार्ट मैं भी यहाँ पे नेक्स्ट में वो करने वाली हूँ, तो आप चाहो तो उसको अपने रजिस्टर में लिख सकते हो ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो तो उसको देख सको। ठीक है, तो आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो होता है तुल्य अनुपात। इक्विवेलेंट हो गया तुल्य और रेशियो हो गया अनुपात। परसेंट होता है प्रतिशत, डेसिमल होता है दशमलव, फ्रैक्शन होता है भिन्न, एस्टिमेशन अनुमान, और रेशियो अभी हमने ऊपर देखा रेशियो होता है अनुपात। अब उसके बाद है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा होता है क्रय मूल्य। इसी तरह से सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। प्रॉफिट होता है लाभ, लॉस होता है हानि। प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन, इंटरेस्ट होता है ब्याज, और अमाउंट होता है मिश्र धन। ठीक है, ये सारे वो शब्द हैं जो शायद आपको एक्सरसाइज के जब मैं पढ़ा रही होंगी तो वहां मैं बोलूंगी, तो अगर आप ये नोट डाउन कर लोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। आई बी बैक अगेन, फिर से मैं नए चैप्टर के साथ आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।